जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी अपन ने पढ़ लिया ठोस अवस्था और द्रव्य अवस्था। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कौन सी भौतिक अवस्था की? गैसीय अवस्था की, गैसियस स्टेट की बात करते हैं। ठोस अवस्था में आपने क्या पढ़ा? मैंने कहा ठोस अवस्था में पदार्थ के कणों का आकार आयतन दोनों ही क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, यानी इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम पाया जाता है। इनके जो कण हैं आपस में एक आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। उस आकर्षण बल का नाम भी दिया था क्या? सहसंजन आकर्षण बल। नेक्स्ट मैंने और क्या कहा था कि अगर आप ठोस के कणों पर आप कंप्रेस करेंगे, संपीड़ित करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ठोस के कण संपीड़ित नहीं होते, ज्यादा फोर्स लगाने पर टूट जाएंगे, दृढ़ होते हैं, वो ब्रिटल हो जाएंगे, भंगुर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। नेक्स्ट मैंने बात करी द्रव्य अवस्था की। मैंने कहा द्रव्य अवस्था में आकार निश्चित नहीं होता बल्कि आयतन निश्चित होता है। एक एग्जांपल दिया मैंने कि जैसे 100 ml पानी को आप बाल्टी में डालो, कितना आयतन है? 100 ml। उसी पानी को बोतल में डालो, कितना आयतन है? अगेन 100 ml है। और उसी को आप मटके में या किसी टैंक में डाल दो, कितना है? 100 ml है। यानी आयतन कभी भी परिवर्तित नहीं होता, किसका? द्रव्य का। लेकिन आकार वो जिस पात्र में जाएगा उस पात्र का क्या ले लेगा? आकार ले लेगा। ये अपनी बेसिक जो बातें थी गैस के बारे में हो गई थी, सॉरी द्रव्य के बारे में हो गई थी। आज अपन तीसरी अवस्था उठा रहे हैं। कौन सी? गैसीय अवस्था। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? अपनी तीसरी भौतिक अवस्था, पदार्थ की तीसरी भौतिक अवस्था गैसीय अवस्था, इंग्लिश में बोलते हैं गैसियस स्टेट। बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात क्या इसके बारे में? सबसे पहली बात क्या कि गैस के जो कण होते हैं वे बहुत दूर दूर होते हैं। मैं लिख सकता हूँ इनके कण। इनके किसकी? वही सेम बात है, सेम पैटर्न है, सेम थीम है कि मैं अगर इनके उनके बोल रहा हूं तो अभी किसकी बात चल रही है? हेडिंग क्या है? गैसीय अवस्था। मैं लिखूंगा इनके कण अत्यधिक दूरी पर, इनके कण अत्यधिक दूरी पर स्थित होते हैं। इनके कण अत्यधिक दूरी पर स्थित होते हैं। किनके कण भैया? गैसीय अवस्था के या गैसियस स्टेट के अत्यधिक दूरी पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखूंगा? इनके कणों के मध्य। किनके कणों के मध्य? गैसीय अवस्था के। इनके कणों के मध्य, साथ में लिखते चलें, इनके कणों के मध्य अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल क्या? कणों के बीच में लगने वाला बल। अंतराण्विक बल न्यूनतम होता है। कितना होता है साहब? न्यूनतम, यानी कि सबसे कम, मिनिमम होता है। सबसे ज्यादा किसमें होता है? ठोस में। फिर किसमें होता है? द्रव्य में। और सबसे कम किसमें होता है? गैस में। आप बोलोगे सर हमारे दिमाग में भी एक बात बन रही है आपके अकॉर्डिंग। क्या? एक सवाल बन गया। सवाल क्या बन गया? आपको पूछा भौतिक अवस्थाओं में अंतराण्विक बलों का क्रम है। बात को समझना, भौतिक अवस्थाओं में अंतराण्विक बलों का क्रम है। तो आपको पता है कि अंतराण्विक बल, कणों के मध्य लगने वाला बल सबसे ज्यादा होता है किसमें? जिसमें अणु पास होते हैं। और अणु पास किसमें होते हैं? ठोस में होते हैं। यानी मैं बोल सकता हूं कि अंतराण्विक बल सबसे ज्यादा किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। सबसे कम किस में होता है? गैस अवस्था में। तो मध्य में क्या बचा? द्रव्य अवस्था। यानी आपको अगर अंतराण्विक बलों के क्रम का ऑर्डर भी पूछ ले तो आप लिख देना क्या? आप लिख देना क्या? मैं लिख रहा हूं यहां ठोस में सबसे ज्यादा, फिर द्रव्य, फिर क्या? गैस। ये भी नोट कर ले साथ में। ये आपका एक क्वेश्चन हुआ, अच्छा सा ऑर्डर का पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा क्या? इनके कणों के मध्य अंतराण्विक बल क्या होता है? न्यूनतम होता है। यानी इनके कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। दूसरी बात मैं लिखूंगा कंपैरेटिवली क्या? ठोस व द्रव्य अवस्था, ठोस व द्रव्य अवस्था की अपेक्षा, ठोस व द्रव्य अवस्था की अपेक्षा क्या? ठोस व द्रव्य अवस्था की अपेक्षा इनके कणों के मध्य जो दूरी है, यूं बोलूं संपीड़न है, संपीड्यता बोल सकता हूं। ठोस व द्रव्य अवस्था की अपेक्षा गैसों में संपीड्यता, गैसों में संपीड्यता अधिक होती है। संपीड्यता अधिक होती है। यानी मैं यूं बोलूं कि
अगर किसी कंटेनर में गैसियस पार्टिकल, गैस के कण भरे हुए हैं, तो आप उनको दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके कण अत्यधिक दूरी पर होते हैं, इनके मध्य अंतराण्विक बल जो होता है वो न्यूनतम होता है, यानी मैं कह सकता हूं कि इनके अंदर संपीड्यता अत्यधिक होती है या अधिक होती है। एक सवाल और बन गया, एक सवाल और बन गया, क्या संपीड्यता का क्रम है? मैं इधर लिख रहा हूं, संपीड्यता का सही क्रम है, संपीड्यता का सही क्रम। भैया मैं थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी लेके चल रहा हूँ, जितनी थ्योरी करवा रहा हूँ साथ में क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, इसलिए इन चीजों को भी ध्यान में रख करके चलें। संपीड्यता के क्रम की बात करूं, सबसे ज्यादा संपीड़ित कौन होती है? गैस। मैं लिखूंगा गैस ग्रेटर देन द्रव ग्रेटर देन ठोस, यानी सबसे ज्यादा संपीड़ित किसको कर सकते हो आप? गैस के कणों को, फिर द्रव्य के कणों को, फिर ठोस, यानी सबसे कम संपीड़ित होने वाली भौतिक अवस्था ठोस अवस्था, सबसे अधिक संपीड़ित होने वाली भौतिक अवस्था गैसीय अवस्था। बात क्लियर है क्या? 2 पॉइंट मैंने यही क्लियर कर दिए, 2 क्वेश्चन यही क्लियर कर दिए, और इन क्वेश्चनों को पीडीएफ में भी डालूंगा। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, अंतराण्विक बलों का सही क्रम है, तो अंतराण्विक बल सबसे ज्यादा पाया जाता है ठोस अवस्था में, फिर द्रव अवस्था में सबसे कम न्यूनतम होता है गैस अवस्था में, और संपीड्यता का क्रम इसका उल्टा हो जाएगा कि गैस को संपीड़ित ज्यादा कर सकते हैं, फिर द्रव कर सकते हैं, ठोस तो संपीड़ित होते ही नहीं है। बोलो सबसे मिनिमम होगा कि नहीं होगा ठोस में? ओके नेक्स्ट मैं बात करूं तो मैं एक बात लिखूंगा, इनका, किनका जमाना? गैसों का। इनका मतलब गैसों का। इनका न तो आकार, इनका न तो आकार व न ही आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। अरे गैसीय अवस्था के बारे में क्या बात लिखी है कि ना तो इनका आकार निश्चित होता है, नहीं इनका आयतन निश्चित होता है। वापस कंपैरिजन करवा देता हूं तीनों अवस्थाओं की। ठोस अवस्था ऐसी अवस्था थी जिसमें उनके आकार व आयतन दोनों निश्चित थे। द्रव्य अवस्था ऐसी थी जिसमें आकार निश्चित नहीं था लेकिन आयतन निश्चित था। लेकिन गैसीय अवस्था ऐसी है जिसमें इनका न तो आकार और न ही आयतन निश्चित होता है। दैट मीन्स आई कैन से कि गैसीय अवस्था, गैसियस स्टेट पदार्थ की वह अवस्था है जिसका न तो आकार निश्चित है न आयतन निश्चित है। बोलो बात क्लियर है क्या? वापस बता देता हूं, इनके कण अत्यधिक दूरी पर होंगे, यानी इनके मध्य अंतराण्विक बल जो होगा वो क्या होगा? अंतराण्विक बल क्या होगा? न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा। और क्या बोल सकता हूं मैं? ठोस द्रव्य की अपेक्षा गैसों की संपीड्यता अधिक होती है। संपीड्यता का एक ऑर्डर आ गया, सबसे ज्यादा संपीड़ित होगी आपकी भौतिक अवस्था गैसीय, फिर होगी द्रव्य और लास्ट में होगी ठोस। और एक बात और क्या लिख दी, इनका न तो आकार निश्चित होता है न ही इनका आयतन निश्चित होता है। एग्जाम्पल बता दो सर गैसीय अवस्था के। एग्जाम्पल है आपका O2। O2 बोले तो क्या? ऑक्सीजन। और इसका क्या है एग्जाम्पल? N2। और क्या एग्जाम्पल? N2। N2 बोले तो क्या? नाइट्रोजन। एक और चीज क्लियर कर देता हूँ, नाइट्रोजन प्रकृति में पाई जाती है 78% और ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। कितनी होती है? 21%। ये भी पूछे गए सवाल हैं, फिर से पूछे जा सकते हैं। बोलो बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट एक एग्जांपल और लगे हाथ मेरे दिमाग में आ रहा है, वो भी बता दूं क्या कि खाना पकाने के लिए गैस का उपयोग होता है घरों में। खाना पकाने के लिए, खाना पकाने हेतु एक गैस का उपयोग होता है। खाना पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी गैस होती है? किसी को याद है क्या कौन सी गैस होती है? एलपीजी होती है। कौन सी होती है भैया? एलपीजी। प्रयुक्त गैस बराबर एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। बात क्लियर है क्या? एलपीजी से क्या करते हैं? घरों में खाना पकाते हैं। एक और बात बता दूं मैं, ब्यूटेन नाम सुना होगा और नहीं सुना है तो मैं सुना दूंगा। कब? जब अपन कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, जब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे। मैं आपको प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन ये सारी चीजें बताऊंगा। यानी कार्बन से संबंधित जब अपन रसायन विज्ञान का अध्ययन करेंगे वहां अपन पढ़ेंगे कि मेथेन क्या होती है, एथेन क्या होती है, प्रोपेन क्या होती है, ब्यूटेन क्या होती है। मैं अभी एक पॉइंट इसको आप याद रख लेना कि जो ब्यूटेन होती है जो ब्यूटेन होती है वो द्रव्य अवस्था में ईंधन के रूप में कार्य करती है। एलपीजी के तौर पर ईंधन के रूप में
कार्य करती है। ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ, बोलो बात समझ में आ रही है क्या? अब एक और पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि जो गैसों के कण होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि एक गैस दूसरी गैस में आसानी से क्या हो जाती है, मिक्सअप हो जाती है, मिश्रित हो जाती है। तो गैसों के इस गुण को क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या? विसरण। मैं लिखूंगा विसरण, समझना बात को। विसरण की मैं अगर बात करूंगा तो ऐसा कहा जाता है कि किसी गैस का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चले जाना क्या होता है? विसरण। मैं एग्जांपल समझाता हूं। किसी कमरे में आप बैठ करके किसी सेंट की या इत्र की शीशी को खोलना, जब आप खोलोगे तो उसके पार्टिकल्स पूरे कमरे में फैल जाएंगे। यानी इस कोने में आप उस बोतल को खोलोगे, उस कोने में बैठा हुआ आदमी बोलेगा सेंट किसने लगाई है या सेंट की शीशी किसने खोली है। यानी गैस के कण इतनी तीव्रता से एक जगह से दूसरी जगह प्रसारित होते हैं, इतनी तीव्रता से एक जगह से दूसरी जगह यूं कहूं परिवहित होते हैं। इसी गुण को क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। यानी मैं यूं बोलूं, गैसों के ट्रेवल करने के गुण को, गैसों के एक जगह से दूसरी जगह जाने के गुण को, गैसों के विसरित होने के गुण को क्या बोलते हैं? विसरण या डिफ्यूजन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये आप एक विसरण का पॉइंट भी दिमाग में लिख करके चलना या दिमाग में लेकर के चलना कि गैसों के कणों की अधिक गति होने के कारण, इनके मध्य कणों में अत्यधिक रिक्त स्थान होने के कारण ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से क्या हो जाते हैं? प्रसारित हो जाते हैं, फैल जाते हैं। गैसों के इस गुण को क्या बोलते हैं? विसरण। एग्जाम्पल दिमाग में रखना, सेंट की शीशी को कमरे में खोलेंगे तो पूरे कमरे में या घर में क्या हो जाएगा? इसका सुगंध हो जाएगा, इत्र फैल जाएगा। इसी गुण को क्या बोलते हैं? गैसों के विसरण बोलते हैं। नेक्स्ट अपन जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं, नेक्स्ट बात को समझते हैं। अभी तक अपन ने भौतिक अवस्थाओं के बारे में अध्ययन कर लिया कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था क्या होती है, क्लियर हो चुका है। अब अपन बात करते हैं अवस्था परिवर्तन की। अवस्था तो पढ़ लिए भाई, अवस्था तो अपनी क्लियर हो चुकी है। अब अपन क्या पढ़ेंगे? अवस्था परिवर्तन के बारे में, स्टेट चेंज के बारे में, कि अवस्था परिवर्तित कैसे होती है। तो मैं आपको सिंपली बता दूं क्या, कि ठोस अवस्था का द्रव्य अवस्था में बदलना, द्रव्य अवस्था का गैस अवस्था में बदलना, या यूं कहूं गैस अवस्था का ठोस अवस्था में बदलना, ये सब के सब क्रियाएं क्या है? अवस्था परिवर्तन है। मैं एक बात को लिखना चाहूंगा आपके सामने। क्या लिखूंगा मैं? किसी निश्चित ताप पर, मैं क्या लिखूंगा? किसी निश्चित, और या मैं लिख सकता हूं क्या? स्थिर, निश्चित या स्थिर ताप पर, निश्चित या स्थिर ताप पर ये जो कंडीशंस अप्लाई होती है, ये जो बात अप्लाई होती है, कौन सी? अवस्था परिवर्तन की बात, वो एक स्थिर ताप पर होती है भैया, एक निश्चित ताप पर होती है। ऐसा नहीं आपका जब मन पड़ा तभी आप अवस्था परिवर्तन करवा दोगे, नहीं होगा। अरे क्या फ्रीज में आप, जाली पे आप अपना पानी रखते हो, क्या बर्फ बन जाता है? नहीं सर। कब बनता है? जब फ्रीजर में रखते हो, फ्रीज के अंदर, फ्रीजर के अंदर रखते हो, बर्फ वाले में रखते हो, तब बर्फ बनता है पानी का, नीचे नहीं बनेगा। क्यों? वहां एक उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलेगा, 0 डिग्री सेल्सियस वाली कंडीशन मिलेगी, तब वो क्या होगा? बर्फ जमेगा। बोलो बात क्लियर है क्या? चलो बात को समझते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा ठोस। क्या लिखा मैंने? ठोस। 2 तीरें चलाई, एक आगे एक पीछे, बीच में लिखूंगा मैं द्रव। क्या लिखूंगा भैया? द्रव। वापस 2 तीरें चलाऊंगा और लिखूंगा गैस। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज है, हमें समझ में ही नहीं आई। तो समझना, जब आप ठोस को एक निश्चित ताप पर, किसी कमरे के ताप पर आप इसको गर्म करोगे, क्या करोगे? गर्म करने पर। स्थिर के ऊपर क्या लिखना है? गर्म करने पर। जब आप ठोस को गर्म करोगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? द्रव में। एग्जाम्पल क्या? मैं यूं बोलूँ, ठोस कौन सा? आइस, बर्फ। आप इसको गर्म करो एक निश्चित ताप पर, उष्मा दो। क्या दोगे आप? उष्मा की बात करनी है, यहाँ पे हीट की बात करनी है। लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। कहाँ का? सराउंडिंग्स का, आपके आसपास के एरिया का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। आप बर्फ को क्या दोगे? उष्मा दोगे, गर्म करोगे, द्रव में बदलेगा, और गर्म कर दो, और गर्म कर दो, क्या होगा? गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? गैस बन जाएगी। लेकिन इस गैस को क्या करोगे? ठंडा। गैस को ठंडा करने पर, ठंडा करने पर
अरे गैस को ठंडा करोगे, संघनन जैसी क्रिया होगी, वापस क्या बन जाएगा, द्रव या लिक्विड बन जाएगा। और वापस इसको ठंडा कर दो, किसको, ठंडा करने पर किसको, द्रव्य को वापस ठंडा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। ये आपकी क्या है, अवस्था परिवर्तन है, स्टेट चेंज है। बात समझना, अवस्था परिवर्तन या स्टेट चेंज की मैं बात करूं तो क्या होगा, ठोस को जब आप उष्मा दोगे, एक स्थिर ताप पर गर्म करोगे, द्रव्य में कन्वर्ट होगा, द्रव्य कन्वर्ट होगा गैस में, और वापस आप गैस को ठंडा कर दोगे, तो क्या होगा, द्रव्य बन जाएगा। और द्रव्य को जब आप ठंडा करोगे तो क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। यानी आपकी भौतिक अवस्थाएं चेंजेबल होती है, वेरिएबल होती है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आप क्या कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। इसी चीज को क्या बोलते हैं, अवस्था परिवर्तन। नेक्स्ट मैं आपको पॉइंट बताऊंगा गलनांक का। अपन ने बात करी थी गलनांक, क्वथनांक, ये सारी चीजें डिस्कशन में लेकर आनी है। तो मैं बात करूं किसकी, गलनांक की, मेल्टिंग पॉइंट की। इसी को क्या बोलते हैं, एमपी मतलब मध्य प्रदेश नहीं, मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ साइंस की बात कर रहे हैं, है ना, जीके की नहीं कर रहे हैं, जीएस की कर रहे हैं। तो गलनांक की मैं बात करूंगा तो क्या कहूंगा, निश्चित ताप पर क्या लिखूंगा, किसी ठोस का द्रव्य अवस्था में गलन क्या कहलाता है, किसी ठोस का द्रव्य अवस्था में गलन। और फिर मैं एक बात इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा कॉमा लगा करके, वो क्या होगा, स्थिर ताप पर इसी अवस्था को क्या बोलते हैं, ये तो मैंने कहा किसी ठोस का द्रव्य में गलन, किसी ठोस का द्रव्य में गलना। अब मैं क्या बोलूंगा, स्थिर ताप पर इसी को या इसी प्रक्रिया को, स्थिर ताप पर इसी प्रक्रिया को गलनांक कहा जाता है। और जल का गलनांक आप सभी को पता है कितना होता है, एग्जाम्पल, जल का गलनांक सभी को पता है कितना होता है, मैं लिखूंगा वाटर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। जल का गलनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। वापस बात को समझना कि मैं यूं कहूं, खाली किसी ठोस का द्रव्य में गलन, ठोस है द्रव्य में गलेगा तो वो गलनांक नहीं है। अगर स्थिर ताप की बात आती है, एक कंडीशन बीच में डाल दी जाती है कि ये बात स्थिर ताप पर हो रही है, तो वो स्थिर ताप पर ठोस का द्रव्य में गलना क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। और जल का गलनांक कितना होता है, बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का गलनांक, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। ये तो हुई अपनी बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वथनांक की, बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी बात करते हैं, क्वथनांक, इसी का विपरीत। अरे इसमें उष्मा की या ताप की बात कर लेंगे, सेम वही बात। क्या लिखेंगे, किसी द्रव्य का गैस में बदलना या क्वथन, इसको क्या बोलते हैं, क्वथन बोलते हैं, क्वथनांक का क्वथन। और मैं यहाँ लिखूंगा स्थिर ताप वाली बात, कंडीशन डाल रहा हूँ कौन सी, स्थिर ताप पर अगर ये प्रक्रिया हो रही है, स्थिर ताप पर बात करेंगे तो वो हो जाएगा क्या, क्वथनांक। और आपको याद, अरे परिभाषाएं नहीं पूछी जाएगी भैया, आपको परिभाषाओं का सवाल नहीं आएगा, किसकी परिभाषा लिखो, OMR सीट वालों को ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, तो आपको वहां पूछा जाएगा जल का क्वथनांक पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है भैया, 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। ये आपका गलनांक और क्वथनांक की बात खत्म हुई। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ किसकी, वाष्पीकरण की। एक पॉइंट उठाते हैं अपन यहाँ, वाष्पीकरण। आप बोलोगे सर वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है, द्रव्य का वाष्प में बदलना। मैं लिखूंगा नीचे तीर चला करके द्रव्य, और द्रव्य से तीर चलाऊंगा वाष्प। तो आप बोलोगे सर आप नई बात क्या बोल रहे हो, क्वथनांक में भी तो बोल रहे हो कोई द्रव्य गैस में चेंज होगा। यस, इधर भी आप बोल रहे हो द्रव्य वाष्प में बदलेगा, आप नई बात क्या बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी द्रव्य का वाष्प में बदलना, लेकिन कब, किसी भी टेम्परेचर पर। एक पॉइंट डाल रहा हूँ वाष्पीकरण के लिए, किसी भी ताप पर, किसी भी ताप, मैं स्थिर ताप, निश्चित ताप वाली बात, सर्टेन टेम्परेचर वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं किसी भी ताप पर किसी द्रव्य का
किस में बदलना, वाष्प में बदलना, वाष्पीकरण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, हथेली पर रखा गया इत्र जो होता है वो उड़ जाता है और अपने हथेली को ठंडक महसूस होती है। ये क्या है, एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट में क्या लिखूंगा, गर्मियों में जो कपड़े सुखाते हो आप, गर्मियों में कपड़े का जल्दी सूखना, गर्मियों में कपड़ों का जल्दी सूखना, और सर्दियों में लेट। और क्या लिख सकते हैं आप, गर्मियों में कपड़ों का जल्दी सूखना, सर्दियों में लेट सूखेंगे। दूसरा क्या लिख सकते हैं आप, मटके में रखा हुआ पानी वाष्पीकरण की क्रिया से ठंडा होता है। मटके के पानी का ठंडा होना, मटके के पानी का ठंडा होना किसका एग्जाम्पल है, वाष्पीकरण का एग्जाम्पल है। तो भैया ये आपके गलनांक के, अवस्था परिवर्तन के, वाष्पीकरण के, क्वथनांक के नॉर्मल पॉइंट क्लियर हुए। एक एग्जाम्पल या एक बात और बताना चाहूंगा, वो है आपके ऊर्ध्वपातन का। फिर अपना ये एक बार का बेसिक क्लियर। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाना। क्या, वापस बोलो, वन मोर टाइम। किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस में बदल जाना। बीच वाली अवस्था खा जाओ, कौन सी अवस्था बीच वाली, द्रव। अरे रियल तो बात ये है ना, रियल बात तो ये है ना, ठोस के बीच में एक जंक्शन आएगा, बीच में द्रव का, द्रव के बाद में एक जंक्शन आएगा गैस का। लेकिन मैंने अभी क्या बोला, ठोस का सीधा कन्वर्ट हो जाना किस में, गैस में। यानी मैं क्या खा गया, बीच की द्रव्य की अवस्था खा गया। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ क्या, ऊर्ध्वपातन का किसी ठोस का सीधा गैस में परिवर्तित होना, क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। एग्जाम्पल क्या है, नौसादर, कपूर। अरे कपूर होता है, आप आरती करते हो लक्ष्मी जी की, हनुमान जी की, काली माता की, संतोषी माता की, किसी की भी, तो आप कपूर को क्या करते हो, जलाते हो। तो कपूर से क्या करते हो, आरती। क्या वो कपूर लिक्विड बनता है, नहीं, सीधा क्या बन जाएगा, गैस। यानी ठोस से सीधा किस में कन्वर्ट होना, गैस में कन्वर्ट होना। क्या बोलोगे, ऊर्ध्वपातन की क्रिया हुई। एग्जाम्पल आपको नौसादर, कपूर, NH4Cl जिसको अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, ये इसके एग्जाम्पल हो किसके, ऊर्ध्वपातन के। इसका एक उल्टा होता है जिसको बोलते हैं सफेद पाला। क्या बोलते हैं, सफेद पाला। ये भी मैं आपको क्लियर करवा दूं, सफेद पाला क्या होता है। सफेद पाला विपरीत क्रिया होती है। क्या होती है, विपरीत क्रिया होती है। विपरीत क्रिया किसकी विपरीत क्रिया भैया, ऊर्ध्वपातन की, इसी की विपरीत होती है। यानी ऊर्ध्वपातन में मैं बोल रहा था क्या, ठोस का गैस में बदलना, सफेद पाला में हो जाएगा गैस का ठोस में। कैसे, गैस का ठोस में कैसे, तो मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं यूं कहूं, वाष्प जो होती है वो इकट्ठी होकर के बर्फ के रूप में जम जाती है। हिम जिसको बोलते हो आप, हिम जो जम जाता है, बादल का जमा हो जाना बर्फ के रूप में, उसको क्या बोला जाता है, सफेद पाला। ये एक और बात आप दिमाग में रख के चलना। ये आपका चैप्टर लगभग मैं यूं कहूं कि बेसिक का जो बातें थी वो आपकी यहाँ क्लियर होती है। कौन सी, अवस्था परिवर्तन की, भौतिक अवस्थाओं की, संघनन की, सफेद पाला की, ऊर्ध्वपातन की, गलनांक की, क्वथनांक की। मैंने क्या नहीं बताया अभी तक आपको, एक बात नहीं बताई, और वो कौन सी है, इस चैप्टर के रिगार्डिंग एक बात आपको अभी तक नहीं समझाई है, वो कौन सी है। नेक्स्ट इसका अगला पार्ट, जो तत्व होंगे, उपधातु होंगी, धातुएं होंगी, कार्बनिक यौगिक होंगे, समांगी विषमांगी, क्या होगा आपका, मिश्रण होगा। तो ये अपन अगली क्लासों में डिस्कस करेंगे। अभी तक का जो अपन ने पढ़ा है कौन कौन सा, वापस बता देता हूँ। भौतिक परिवर्तन, भौतिक अवस्थाएं कौन सी, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं की मूलभूत बातें कौन सी होती है। विलयन के बारे में बताया मैंने कि विलयन विलय और विलायक से बना हुआ होता है। जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है, जो कम मात्रा में होता है वो विलय होता है। ये चीजें अपनी क्लियर हुई। और मैंने आपको क्या बताया था और इसी चैप्टर के अंदर अपन ने गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ा। गैसीय अवस्था में ऊर्ध्वपातन की क्रिया पढ़ी। ऊर्ध्वपातन का मतलब ठोस का सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। इसका उल्टा होता है क्या, सफेद पाला। एक पॉइंट और यहाँ ऐड कर लेना, जिसको बोलते हैं क्या, संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन। सर ये क्या होता है, ये होता है वाष्प को इकट्ठी करके जल बना देना। संघनन का मतलब क्या होता है, वाष्प के कणों को इकट्ठा करके क्या बना देना, जल बना देना। क्या कहलाता है, संघनन या कंडेंसेशन कहलाता है। ये आपका बेसिक क्लियर।
नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे तत्वों के बारे में, और जब अपना तत्व उठाएंगे, एलिमेंट्स उठाएंगे, तो मैं यूं कहूँ आवर्त सारणी की बातें भी साथ में बताऊंगा कि सिंबल्स कौन से होते हैं, उन प्रतीकों को कैसे याद करना है, उनकी कोई ट्रिक होती है क्या, कितने याद करने हैं, क्या सारे के सारे तत्व याद करने हैं या नहीं करने हैं, और आपको क्या बताया जाएगा धात्विक तत्व कौन से हैं, अधात्विक तत्व, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कौन से हैं, और मेटेलॉइड्स यानी कि उप धातुएं कौन सी है। तो अगला अपना जो क्लास होगा वो धातुओं के बारे में, तत्वों के बारे में होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लगे रहें, मेहनत करें, जितना आपको सिलेबस दिया जा रहा है, जितना आपको क्लासेस दी जा रही है, PDF दिया जा रहा है, उसको आप रेगुलरली सॉल्व करते चलें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।